हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग आज का जो सेशन है हम लोग इसमें देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोग अर्धवार्षिकांक कर रहे हैं। 6 महीनों का करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर के अगस्त 2024 तक चलेगा, क्योंकि सितंबर में हो सकता है बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम हो जाए। तो चलिए इसी को ध्यान में रख के हम लोग, और बहुत सारे जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसी को ध्यान में रख के हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, टाइम को ज़ाया ना किया जाए। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाता है कि हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024, और ये बिहार करंट से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है, कहाँ किया गया। अभी वर्तमान में जो हाल ही में हुआ है वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है, कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। डिस्कशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन 14 मार्च से लेकर के 17 मार्च 2024 तक हैदराबाद में हुआ। पूछा जा सकता है कब से कब तक हुआ, तो 14 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक हुआ 2024 में, अभी वर्तमान में हुआ है। और यह इसका आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। इसका आयोजन हैदराबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसको हम लोग कान्हा शांति वनम बोलते हैं, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन, माता अमृतानंदमयी मठ, परमार्थ निकेतन आदि संगठनों की मदद से यह सम्मेलन जो है वह किया गया था। इसमें सभी धर्मों के आध्यात्मिकता नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। यहाँ पे कान्हा शांति वनम में जो आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद में, सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के नेता यहाँ पे हिस्सा लिए। उन्होंने धर्म, आध्यात्मिकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस सम्मेलन का विषय आंतरिक शांति से विश्व शांति था। आंतरिक शांति से विश्व शांति था, और इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी। ये जो सम्मेलन हम लोग देख रहे हैं, वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन, जो हैदराबाद 2024 में होता है मार्च में, इस सम्मेलन में सारे धर्म के आध्यात्मिक गुरु को बुलाया तो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे भारत की राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में शामिल होती है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसको हम लोग कान्हा शांति वनम बोलते हैं, यहीं पे इस सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, जो आप इतना ऑप्शन में जो देख रहे हैं, 4 जो देख रहे हैं, इसी में पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग 2024 संस्करण की विजेता टीम रही है। महिला प्रीमियर लीग 2024 संस्करण की विजेता टीम रही है। पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस होगा या गुजरात जायंट्स हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल होगा या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो जाएगा। आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग 2024 संस्करण की विजेता पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा यह महिला का जो टीम है यह विजेता रही है। आंसर डी हो जाएगा। डिस्कशन में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फाइनल में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस टीम का विजेता रहा तो उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स हो जाता है। पूछा जा सकता है, अधिकतर उप विजेता भी आजकल पूछा जाने लगा है। आजकल जो है यही पूछा जाने लगा है कि फाइनल मुकाबले में कौन उप विजेता रहा, तो ये दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रहता है और ये फाइनल में जो जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फाइनल मुकाबले का जो आयोजन है नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह खेला गया। फाइनल मुकाबले का आयोजन नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया और सोफी मोलिन्यूक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच भी सवाल पूछा जाता है, तो सोफी मोलिन्यूक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और यह महिला प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण था। 2023 में जो खेला गया वह पहला संस्करण था और अभी हम लोग जो 2024 में देख रहे हैं यह दूसरा संस्करण है। पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो जीता है यह कौन सा संस्करण है, तो ये दूसरा संस्करण हो जाएगा। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2023 में किया गया था और पहले संस्करण का जो विजेता टीम रही है वह मुंबई इंडियंस हो जाएगी। मुंबई इंडियंस हो जाएगी पहला संस्करण का विजेता और अभी जो दूसरा संस्करण का विजेता है वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो जाएगा। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल कहता है हाल ही में हुए रूस के राष्ट्रपति चुनाव में, हाल ही में हुए रूस के राष्ट्रपति के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज कर रूस के राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति के रूप में कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है? रूस के राष्ट्रपति का टर्म पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में रूस में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे फिर से व्लादिमीर पुतिन जो है यह जीत दर्ज कर लिया। पूछा जा रहा है कि वो उनका कौन सा टर्म है, तो ये टर्म हो जाएगा, आंसर देखिए, आंसर ये 4 है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, आंसर आपका डी हो जाएगा। यह पुतिन का 5वां टर्म होता है, ये पुतिन का 5वां टर्म है। यही है व्लादिमीर पुतिन जो आप यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे हैं, यही व्लादिमीर पुतिन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, रूस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें व्लादिमीर पुतिन जो है यह 5वें टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए, 5वें टर्म के लिए। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो 2000 में राष्ट्रपति बने, 2004 में राष्ट्रपति बने, 2012 में प्रेसिडेंट बने और 2018 में भी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अभी 2024 में जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं यह 5वां टर्म होता है, इनका 5वां टर्म। पुतिन वर्ष 1999 और 2000 तक तथा 2008 से 12 तक रूस के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में भी, प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग, जो पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रशिया के सीमावर्ती देश कौन कौन है। रशिया से, रूस से सटा हुआ कौन कौन देश है उसे याद रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जॉर्जिया हो जाएगा और जॉर्जिया के बाद अजरबैजान हो जाएगा। अजरबैजान बहुत बार पूछा गया, जिसका राजधानी बाकू है। उसके बाद कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे मंगोलिया हो जाएगा और मंगोलिया के बाद चीन हो जाता है। चीन के बाद उत्तर कोरिया है और उत्तर कोरिया के बाद बेलारूस है और बेलारूस के बाद यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध आप लोग देखे होंगे। लातविया हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा और नॉर्वे हो जाता है। ये कंट्री को बार बार देखिए, जब आप मैप देख रहे होंगे तो रशिया के चारों तरफ से आप देखिएगा, तो बार बार देखने से मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेगा।
याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इस मैप का स्टडी कर लीजिए। मैप लगा लीजिए रूम में और रशिया के अगल बगल में सटा हुआ जो सीमावर्ती जो कंट्री है उसको एक बार पढ़िए। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हो जाएगा। रशिया की राजधानी मॉस्को है। रशिया की राजधानी मॉस्को है और रशिया का मुद्रा रूसी रूबल हो जाता है और रूस की संसद का नाम फेडरलनो सोब्रानी हो जाता है। फेडरलनो सोब्रानी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। 4 नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है, मार्च 2024 में पूछा जा रहा है, मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा अभ्यास पूछा जा रहा है। मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्स 2024 का आयोजन किया था। आपकी आंसर में 4 ऑप्शन है, रशिया, जर्मनी, इटली और अमेरिका हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है। एक बार और देखिए, मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ्स 24 का आयोजन पूछा जा रहा है, किसके साथ किया गया। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। इसका आंसर डी है, अमेरिका के साथ त्रिसेवा अभ्यास किया गया है। त्रिसेवा अभ्यास किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पे देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में 18 से लेकर के 31 मार्च के बीच 18 से लेकर के 31 मार्च के बीच त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ्स 24 का आयोजन किया गया। किन 2 देश के मध्य किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ। कब हुआ? तो 18 से लेकर के 31 मार्च 2024 में किया गया। कौन सा? तो त्रिसेवा अभ्यास। त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ्स 24, जिसका आयोजन मार्च में किया गया। और यह है जो त्रिसेवा अभ्यास है, 2 देशों की अभ्यास हो जाएगी, भारत और अमेरिका के मध्य में। टाइगर ट्रायम्फ्स अभ्यास का पहली बार आयोजन 2019 में किया गया था। पहली बार इसका आयोजन 2019 में किया गया। पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है? किसका? त्रिसेवा अभ्यास का। त्रिसेवा अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के संचालन के लिए सहयोग विकसित करना। यहाँ पे जो उद्देश्य है यह मानवीय सहायता करना है और आपदा राहत अभियानों के संचालन के मध्य दोनों देशों के संचालन का जो सहयोग है इसको विकसित करने का उद्देश्य इसमें रखा गया। इसका उद्देश्य ही है, त्रिसेवा अभ्यास का उद्देश्य हो जाता है यह। तो चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल है, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से सखी ऐप को विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया? 5 नंबर सवाल जो है पूछा जा सकता है, किसके द्वारा किया गया? क्या इसरो के द्वारा किया गया? क्या यह NCERT के द्वारा किया गया? क्या यह रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया? और क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा यह ऐप को विकसित किया गया? पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सखी ऐप को विकसित किया गया किसके द्वारा? तब इसका आंसर हो जाएगा डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इस ऐप को, सखी ऐप को विकसित किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका डिस्कशन में देखिए, पूछा जा सकता है तो सखी ऐप विक्रम साराभाई VSSC के द्वारा विकसित किया गया। इसका पूरा नाम हो जाएगा स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। यह गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम क्या करेगा, ये देख लीजिए। तो नॉलेज हब के रूप में काम करेगा। पहली बात, यह एक नॉलेज हब के रूप में काम करेगा और अंतरिक्ष यात्री
वॉइस रिकॉर्ड, टेक्स्ट और चित्रों सहित कई प्रारूपों में मिशन पर संवाद बनाए रख सकते हैं इसके माध्यम से, सखी ऐप्स के माध्यम से। उन्हें पृथ्वी पर सेंटर से जुड़े रहने में मदद करेगा सखी ऐप्स। अगर कोई व्यक्ति, अगर गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले जो ये अंतरिक्ष यात्री है, उनके लिए सखी ऐप्स जो विकसित किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा, उनके लिए इतना सारा काम करेगा। और ये सखी ऐप्स जो है उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा और उनके आहार और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी रखेगा। तो ये हो जाता है सखी ऐप्स का, जो हम लोगों ने इसका पूरा नाम भी देखा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ही VVI है ये प्रश्न आपके लिए, बहुत VVI है ये प्रश्न आपके लिए। पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये सारे के सारे जो कंट्री आपको दिख रहा है यह साउथ अमेरिका के हैं। और यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश में, किसके लिए? तो डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। 6 का आंसर ए हो जाएगा, पेरू हो जाता है। इसका आंसर पेरू ए हो जाएगा। डिस्कशन में हम लोग भी देख लेते हैं, आप मैप के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं, यही है पेरू। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेरू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यही है आपका पेरू, और पेरू का जो राजधानी है वो लीमा हो जाएगा। पेरू का राजधानी लीमा हो जाता है, और यही कंट्री है जिसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। मार्च 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य आपात की घोषणा पेरू ने जब किया तो इसके पीछे का कारण क्या था? तो डेंगू बुखार के बढ़ते प्रभाव के कारण उसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। वर्ष 2024 में अब तक पेरू में डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए, 31,000 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हो गई। और पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है? स्थित एक देश हो जाएगा। ये टोटल का टोटल जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र होता है। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए, अक्सर दक्षिण अमेरिका से पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सीमा, पेरू की सीमा जो है किस किस देश से जुड़ती है, यह हो सकता है आपसे सवाल पूछा जा सके आपसे। तो यहाँ पे देखिए, ये सीमा इक्वाडोर का हो जाएगा, ये सीमा आपको ये इक्वाडोर का हो जाता है जो पेरू से सीमा साझा करता है। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये कोलंबिया हो जाएगा, यहाँ पे ये कोलंबिया हो जाएगा। और टोटल का ये जो क्षेत्र जो दिख रहा है ये ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील के बाद यहाँ पे जो ये कंट्री दिख रहा है ये बोलीविया हो जाएगा। और बोलीविया और उसके एकदम दक्षिण में जब जाएंगे तो चिली। इन सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है कौन? पेरू। पूछा जा सकता है। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट किया। पेरू की राजधानी लीमा है और इसका मुद्रा सोल हो जाएगा। पेरू का मुद्रा जो है यह सोल हो जाएगा, सोल। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल ही में यहाँ पे इंडेक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था, यही पूछा जा रहा है। कब?
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान था। 51, 25, 32, 42 कौन सा स्थान था इसमें? 7 नंबर सवाल। आंसर में हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 42, 42वां स्थान था भारत का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां था। 42वां स्थान है। डिस्कशन में कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 को जारी किया गया। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है सूचकांक को जारी करता कौन है, तो जारीकर्ता के बारे में भी कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और यह सूचकांक विश्व में बौद्धिक संपदा परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने में विश्व के देशों के बौद्धिक संपदा ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में विश्व के 55 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान 42वां है। टोटल देशों की संख्या कितना? 55 है, जिसमें भारत का स्थान 42वां है और इसमें नंबर 1 स्थान अमेरिका का हो जाएगा। इसमें पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा और तीसरा स्थान फ्रांस का हो जाता है। कभी कभी सवाल ये भी पूछे जाते हैं और पूछने लगे हैं आजकल, इसलिए पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में पहला स्थान किसका है? अमेरिका हो जाएगा। दूसरा स्थान किसका है? यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। तीसरा स्थान किसका है? तो फ्रांस का हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व सूचकांक में 55 देशों में भारत का कौन सा स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में? तो ये 42वां स्थान हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर सवाल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024। हाल ही में जारी कहाँ पे? तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई है? 2024 रिपोर्ट किसका? तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूछा जा रहा है कि बताइए भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पे तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। आंसर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई गई है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही तेंदुआ है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ये भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव के द्वारा ही 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इसी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या किसका है। तो इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसको तैयार किया गया और इसके अनुसार वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या में 1000 से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। कब से कब तक? 2018 से 2022 तक भारत में तेंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि जो है 1000 से ज़्यादा देखा गया है। जैसे में और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम लोग।
अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या 13,874 हो गई है। वर्ष 2018 में इसका संख्या 12,852 थी। और भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। और मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं, पूछा जा सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 1985 है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 1879 हो जाएगा। और उसके बाद तमिलनाडु में तेंदुओं की संख्या 1070 हो जाती है। यानी कि सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरे स्थान पे कर्नाटक और नेक्स्ट जो स्थान है चौथा तमिलनाडु हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों सिंधु गंगा के मैदानों में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 1253 से घटकर 2022 में 1109 हो गई है। पूछा भी जा सकता है कहाँ पे यह आंकड़ा घटा है। 2018 में हम लोग देख रहे हैं 1253 था, अगर घट करके 2022 में कितना हो गया? 1109 हो गया। कहाँ पे? तो शिवालिक पहाड़ी और सिंधु गंगा के मैदानों में तेंदुओं की संख्या। देश में सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाला स्थल आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर है। ये भी पूछा जा सकता है। सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो राज्य है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर हो जाएगा। ये भी हो सकता है आपसे पूछे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 9 नंबर सवाल हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा तवी महोत्सव भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा? तो तवी महोत्सव भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में आपको बिहार है, असम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आंसर है इसका। तवी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग जम्मू कश्मीर को कहते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है तवी महोत्सव से संबंधित क्षेत्र हो जाता है। चलिए डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यही तवी महोत्सव है जो देख रहे हैं आप लोग। तवी महोत्सव का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। और इस 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर के 4 मार्च 2024 के बीच में हुआ था। 1 से लेकर के 4 मार्च के बीच में हुआ था 24 में। और यह संबंध जो है जम्मू कश्मीर से संबंध हो जाता है। और इसका आयोजन पर्यटन विभाग, जम्मू नगर निगम और जम्मू के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जम्मू शहर से बहने वाली तवी नदी के तट पर केंद्रित इस महोत्सव में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और 10 नंबर सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कौन से राज्य में स्थापित किया गया? हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कौन से राज्य में स्थापित किया गया? क्या हो जाएगा? बिहार में या केरल में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में? आंसर क्या हो जाता है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर को स्थापित किया गया है। यही है, आप देख सकते हैं। मार्च 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, मार्च 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू। यही है, इन्होंने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया था। और यही सबसे ऊंचा मौसम टावर है जो आप देख रहे हैं। यही सबसे ऊंचा मौसम टावर है
और ये मौसम टावर कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। यह भोपाल के पास सीलखेड़ा में स्थापित किया गया, सीलखेड़ा में, जो मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इस टावर की ऊंचाई 72 मीटर है। इस टावर की ऊंचाई 72 मीटर हो जाएगा। इस टावर की ऊंचाई कितना है? 72 मीटर है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। मौसम टावर में खास क्या है? तो यह 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। कितना? तो 200 किलोमीटर दूर से ही बादल को ट्रेस करने में यह मौसम टावर जो है यह सक्षम है। इस टावर में फिनलैंड में बना सी बैंड रडार लगाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि इस टावर में सी बैंड रडार किस देश का है जो लगा हुआ है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। इसके द्वारा 3 घंटे पहले ही बादलों के लोकेशन और बरसने के समय का पता लगाया जा सकेगा। तो यहाँ तक हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लगातार डेली हम लोग करते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।